बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 3 अप्रैल है और दिन है इतवार का। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे सियासत में रहा और तहरीक-ए-तमाद को डिफीट हुई असम्बली के अंदर, क्योंकि एक रूलिंग आई है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, जिसमें कहा गया कि कुछ अनासर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर रजीम तब्दील करना चाहते हैं। और जो कलमदान कल फवाद चौधरी साहब को दिया गया, उसके बाद इस तमाम सूरत हाल पैदा हुई और आखिरी दम तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कौम से कल जब बात भी हुई, सवालात के जवाबात वो देते रहे। उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल किया जाएगा, और इमरान खान साहब ने वो करके दिखा दिया जिसके बारे में वो बात कही जा रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं हुकूमत के पास, और जो हुकूमती टीम थी वकला की, आईनी माहिरीन की, उन्होंने कितनी तैयारी की। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक एप्लीकेशन दी गई, दरखास्त दायर की गई, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने बाकायदा इस पूरे मामले का अस खुद नोटिस ले लिया है। इतवार के रोज अदालत लगी, तमाम सुप्रीम कोर्ट का अमला पहुंचा और फिर ये तमाम मामलात इस हद तक पहुंचे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि इससे पहले बाकायदा DGI-SPR की तरफ से जो खबर चली जियो न्यूज़ के ऊपर और फिर हम न्यूज़ के ऊपर, उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले से पाकिस्तान की अफवाज का कोई ताल्लुक नहीं है। जो 3 ऑप्शंस दिए गए उसमें इलेक्शन मौजूद था, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो ऑफर करवाई गई दी गई, जो लेकर आए, जिसके बाद एक तजाद भी पैदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते रहे कि मैंने नहीं कहा पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, लेकिन दूसरी तरफ से ये बयान जरूर आया कि हमें कहा गया, इसलिए हमने इंटरवीन किया और 3 ऑप्शंस रखे गए, तहरीक-ए-तमाद, आइंदा इलेक्शन, या फिर इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो तीसरा ऑप्शन था उसे अवेल किया जाता है या नहीं किया जाता। इस पर भी बाकायदा बात होती रही और ये भी खबरें सामने आई कि आसिफ अली जरदारी साहब का क्या किरदार हो सकता है। व्यूअर्स, मैं वन बाय वन तमाम चीजें जो हैं वो आपके सामने रिवील करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो लीगल ऑप्शंस हैं उसका तज़किरा करना बहुत ही जरूरी है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त दायर की गई उस बैरूनी साजिश के हवाले से कि एक रजीम है जो पाकिस्तान के अंदर, इस रजीम को बदलने के लिए एक बाकायदा कैंपेन की जा रही है। एक खत लिखा गया, बाकायदा सफीर को बुलाकर कहा गया, अब उसकी लैंग्वेज क्या है जिसे सीगा-ए-राज में रखा गया ऑफिशियल सीक्रेट के मुताबिक, लेकिन इतराज लगाकर उस दरखास्त को वापस कर दिया गया कि आपने मुतलका फॉर्म्स के ऊपर कुछ नहीं किया। और फिर यह भी कहा गया कि पार्लियामेंट के अंदर का मामला बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि उसी वक्त ये बातें कही जा रही थी कुछ एंकर्स की तरफ से कि शायद इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी उड़ाकर रख देगी, क्योंकि रूलिंग एक गैर आईनी है और ऐसा इकदाम किया गया, यानी आपने आइन के मुनहरिफ काम किया। एक तहरीक-ए-तमाद की प्रोसीडिंग्स होनी थी, वोट होना था, नहीं लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब होगा क्या। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उन जो जिस तरह की पहले इतराज लगाकर दरखास्त दी गई, वापस कर दी गई, उसको मद्देनजर रखेगी? और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जो चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब का मामला था, उसके ऊपर भी बाकायदा अदालत ने कहा कि इसका ये मामला जो है ऐवान का मामला है, इसे बाहर अदालतों के अंदर नहीं लाया जा सकता। और फिर आईनी मामलात अदालत में डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन जिसका ताल्लुक पार्लियामेंट से हो वो मामलात यहां पर नहीं लाए जा सकते। पार्लियामेंट खुद फैसला करे इस चीज का। और फिर आर्टिकल 5 जिसकी बुनियाद के ऊपर रूलिंग दी गई और बाकायदा पेश कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुआ क्या है और अब क्या ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। माजी की नज़ीरें हमारे सामने हैं और माजी के अंदर भी फहमीदा मिर्जा की एक रूलिंग थी यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, जिसे बाकायदा उड़ा कर रख दिया गया। और फिर हमने देखा कि गिलानी साहब को जो है वो हुकूमत से अलग होना पड़ा, घर जाना पड़ा। लेकिन माजी के अंदर एक और एग्जाम्पल ऐसी मौजूद है जिसमें जब असम्बलियाँ तोड़ी गई, उस फेल को, उस रूलिंग को स्पीकर की बाकायदा गलत कहा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तरफ जाने के लिए कहा। यानी फैसला पहले बताया गया कि जो कुछ हुआ गलत था, लेकिन चूंकि अब अनाउंस कर दिया गया है इंतखाब, तो इंतखाब भी होना चाहिए। अब भी सूरत हाल ये है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की स्ट्रेटजी थी कि किसी तरह इस इंतखाब को, जो तहरीक-ए-तमाद के हवाले से जो एक प्रोसीडिंग्स की गई थी, इसे पूरा नहीं होने देना चाहिए और उसके पीछे एक पूरा बयानिया है। इस पर मैं आगे चलकर आपसे जो चीजें हैं वो डिस्कस भी करता हूं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अब ऑप्शंस क्या हैं और इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा। ऑप्शंस बड़े वाजे हैं। अब तक के जो बयानात
जहां तक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करेंगे, करना पड़ेगा, जो भी फैसला आएगा इन तमाम जमातों को करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई रेमेडी मौजूद नहीं है। और फिर दूसरी सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि आईनी मामला है, अदालत की तरफ देख रहे हैं और हम इलेक्शन में जाने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं और भरपूर तरीके से जाएंगे। तो अब मसला ये है कि अगर तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं तो फिर ये सवाल किया जाएगा। और ये वो ऑप्शंस थे पाकिस्तान के जिम्मेदारों की तरफ से जो रखे गए, उनमें एक ऑप्शन ये भी था कि इलेक्शन करवाया जाए। अब पाकिस्तान की जमात भी ये कह रही है कि इलेक्शन करवाया जाए। अगर तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स, 22 करोड़ अवाम तो स्टेक होल्डर इसमें है सबसे बड़ी, लेकिन उससे कौन पूछेगा, वो अपना फैसला इलेक्शन में सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त जो नुमाइंदगान हैं अपने अपनी सियासी जमातों के, अपने अपने जो पार्टीज हैं उसके, वो ये मानते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन करवाया जाए। अब सूरत-ए-हाल इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो भी आए और जो भी बेंच, जिस बेंच को भी ये तश्कील दिया जाता है, ये तो खैर अभी इस पे वक्त बताएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि काश ये अदालतें आम आदमी के लिए भी इतवार के रोज खुलें। ये मुझे किसी ने मैसेज भी किया और कहा कि इसका तज़किरा जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी तो दरखास्त लिखी जा रही थी और इस पर बहस भी नहीं हुई थी। बाकी अभी नाम तश्कील दिए जा रहे थे किसने क्या करना है। एहसन भवन साहब भी आ गए, पाकिस्तान के आईनी माहिरीन भी आ गए और उन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया कि क्या होगा। और अभी ये बातें हो ही रही थी व्यूअर्स कि हमने देखा कि अमला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहुंचना शुरू हो गया। और फिर उससे पहले क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के घर में उन्होंने अपने जो करीबी जो जज साहिबान थे उनको बुलाया, एक मीटिंग हुई और उसके बाद ये सब चीजें हुई हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हुकूमती लोग भी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त खबरें आ रही हैं। और ये एक डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोई आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन फैसला आना बहुत ही जल्दी इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि डिले नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उससे फौरी बाद कौम से खिताब किया इस रूलिंग के हवाले से और फिर बताया कि मैं किसी सूरत भी ये हुकूमत उन लोगों को नहीं दूंगा जो आलाकार हैं, बैरूनी ताकतों के जो आलाकार हैं। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने के हवाले से जो बात कही जा रही थी, ये साबित हुआ। और मैं व्यूअर्स आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको बात बता दूं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में अब आ गया है तो हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखेगी और कहेगी कि जनाब ये देखें, ये एक दूसरे मुल्क से साजिश की गई पाकिस्तान के खिलाफ और इसमें ये किरदार मौजूद हैं। उनके फिर नाम लिए जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि अच्छा बताया जाए कि ये जो रूलिंग है क्या स्पीकर ये दे सकता है या नहीं दे सकता, डिप्टी स्पीकर दे सकता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, पहले इस पे बहस होनी है। इस बहस के बाद फिर पूछा जाएगा कि क्या साजिश है। फिर उस साजिश के बाद उन किरदारों के नाम रखे जाएंगे, उन किरदारों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाएंगी। और फिर ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, ये भी याद रखिएगा। फिर मामला बढ़ जाएगा उस खत व किताबत के ऊपर जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस दरखास्त को रद्द कर दिया, आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें पेश किए गए वो मिनट्स रख दिए जाएंगे कि वहां पर क्या कहा गया और क्या मिनट्स से क्या गुफ्तगू हुई, उसका तज़किरा आएगा। और फिर उस खत को भी इस कार्रवाई का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर पूरी कौम के सामने पहले तो इस बात का भी फैसला करना होगा कि खत अगर अदालत के सामने पेश किया जाता है तो किस किस को दिखाना है। ये मामला इतने आसान नहीं है, इतने सादा नहीं है जितना ऑपोजिशन ये समझ रही है। फिर इस बात का फैसला अदालत ने करना है कि इस खत को अदालत की प्रोसीडिंग में शामिल करना है या नहीं करना, या ये खत अलहदा से जज साहिबान को दिखाया जाए, नहीं दिखाया जाए। इस बात का भी फैसला होगा, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अहमियत रखता है। और फिर अदालत को तो दिखाया जाएगा, इसकी रिपोर्टिंग होगी नहीं होगी, उस खत में क्या था। क्योंकि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तो बरमला के बता दिया कि ये साजिश कहाँ से हुई, कौन से किरदार थे। और बाकायदा वो जो उनकी एक सिक्योरिटी काउंसिल है अमेरिका की, वहाँ से जिसको हेड जो बाइडेन करते हैं, और फिर किस तरह ये पैगाम आगे पहुंचाया गया। तो व्यूअर्स ये इस वक्त सिचुएशन है अदालती फ्रंट के ऊपर, इतना आसान ना लिया जाए। और ये भी आपने याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। और जो मुझे वाइब्स आ रही हैं बाकायदा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि इलेक्शन करवा दिया जाए और फिर ये तमाम लोग अपना जोर आजमाएं जाकर अवाम के सामने, और अवाम जो फैसला करती है फिर से देखा जाएगा। अब 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जहां तक सूरत हाल है, ये इंपॉर्टेंट है,
اس کا تذکرہ کرنا ہے چونکہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ ہمارے جو نہیں جانتے آئین کی تشریحات کو اور جو آئین کیا کہتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا یہ اختیار ہے، چیف جو منسٹر ہوتا ہے، چیف منسٹر صوبے کا، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اور وہ گورنر کو یہ بتاتا ہے کہ جناب اس کی ایڈوائس کے اوپر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس رولنگ کے بعد ایڈوائس دی صدر پاکستان عارف الوی کو کہ وہ اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیل کر دیں، اور یہ قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا۔ اب وفاق کا جو دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے، وہ اسمبلی جو آپ کی صوبائی اسمبلی ہیں ان پر نہیں چلتا، لیکن یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا ان لوگوں کو، یعنی جہاں جہاں پہ بھی ان کی اپنی اپنی حکومتیں، ان کو خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب الیکشن کے حوالے سے جو اس کا آئینی پہلو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے کیونکہ فوری فیصلہ کرنا ہے اس معاملے کا، اگر یہ ایسا نہ ہوتا اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات نہ جاتی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی تھی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے کے لیے خط لکھا جانا تھا اپوزیشن لیڈر کو، اور اگر اپوزیشن لیڈر آن بورڈ نہ آئے تو پھر پارلیمانی پارٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے، اور اگر پارلیمانی پارٹی بھی اس کا فیصلہ نہ کرے تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے کہ انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل دینی ہے، اور پھر اگر الیکشن کمیشن بھی نہ کر سکے تو پھر معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جائے گا۔ اب اس بات کا تعین بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کروا دیے جائیں اور اس کی رولنگ کی کوئی جو مناسب تشریح اگر وہ کر دیتے ہیں کہ یہ غیر آئینی تھی، یہ اقدام غلط تھا، اور باقاعدہ الیکشن کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کا معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے رول وضع کر دے گی۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب معاملہ از خود نوٹس کا ہے۔ یہ معاملہ صرف اور صرف اس بات کا نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آپ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، غیر آئینی اقدام تھا، چونکہ درخواست نہیں کی گئی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، سپریم کورٹ جب آپ اس طرح کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر جاتے ہیں جو سب سے ٹاپ ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری ہے، وہاں پہ جو استدعا کی جاتی ہے اس پہ ہی ریلیف آپ کو ملتا ہے، اور یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے تو اس پہ از خود نوٹس بھی لے لیا گیا۔ تو اب یہ تمام معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود طے کرے گی کہ کس کا کیا کردار ہوگا اور ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں جو سیاسی پہلو اس پوری سچویشن کا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ الیکشن جلدی نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو باقاعدہ طور پر نون لیگ کے ساتھ یہ آمنے سامنے بھی آئے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ آپشنز رکھے گئے تو آصف علی زرداری صاحب ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جلدی الیکشنز نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سندھ کی حکومت سے خیر بات کہنا یا اسے ہاتھ دھونا کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اب چیز بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، اور انٹرسٹنگ اس میں پہلو یہ ہے کہ نون لیگ جلدی الیکشن چاہتی تھی، تحریک انصاف نے وہ کر دکھایا جو نون لیگ چاہتی تھی، اور کیا یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی مانے گی یا نہیں مانے گی؟ اور پھر اس میں ایک اور بھی پہلو ہے، زرداری صاحب نے الیکشن لڑنا ہے سینٹر کے اندر، چونکہ یہی بات ہمیشہ کہی جاتی رہی کہ آصف علی زرداری کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پورے نظام کو لپیٹے اور صرف نون لیگ کی حکومت بنوانے کے لیے یا نون لیگ کا انتقام لینے کے لیے، یا پھر ان کا طریقہ کار تھا کہ کسی طرح نظام کو لپیٹے، اپنے پنجاب کے اندر اپنی مرضی کی تقرریاں کروائی جائیں، وفاق میں سینٹر میں اپنی مرضی کی تقرریاں کروائی جائیں، قانون میں رد و بدل کر لیا جائے، تو وہ معاملہ بھی لپٹ گئے۔ اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے، کیونکہ وفاق میں صرف الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ وفاق میں 90 دن کا اعلان کیا گیا ہے فاروق حبیب کی ٹویٹ کے اندر کہ اب قوم جو ہے انتخابات کی طرف جائے اور تیاری کرے۔ سندھ کے اندر کچھ نہیں ہو رہا، پنجاب کے اندر 6 اپریل کو اسی طرح معاملہ چلیں گے جس طرح باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور آج جو چودھری سرور صاحب نے کیا ہے، یقین کریں یہ ڈیسائسو موومنٹ ہے جس کا ذکر میں ہمیشہ کرتا رہا۔ میری بڑے لوگوں سے بات ہو رہی ہے اس وقت پنڈی میں، بہت سارے اس وقت سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں کے اندر بھی، لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے اور ہم اس کو سبوٹاج کسی صورت بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ ڈیفرنسز پیدا ہوئے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے ڈیفرنسز پیدا ہوئے ہیں۔ شاید یہ بات آپ کو پاکستان میں لوگ نہ بتائیں، لیکن اب تو چیزیں کلیئر ہیں۔ ISPR کا آنا آرمی چیف کے کہنے پہ آئے ہوں گے نا، وہ میرے یا آپ کے کہنے پہ تو نہیں آئے ہوں گے، اور پھر ایک چینل مخصوص انداز میں رپورٹنگ جو کر رہا ہے، اور وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ ہاٹ لائن کے اوپر ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ صاحب کون ہے میں نہیں بتا رہا، اور کس کے ساتھ ہیں یہ بھی میں نہیں بتا رہا، لیکن یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہم نے بھی کبھی نہ کبھی جو ہے وہ پلٹنا ہے، تو یہ حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1،
नंबर 2, आसिफ अली जरदारी साहब को फैसला करना है, लेकिन उनकी वाइब्स मुझे तासुर मिला उनकी गुफ्तगू से, इस वक्त तो खैर वो सकते में है, और मेरे समेत मैं भी सकते में हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था सुबह उठेंगे देखेंगे वो शक्लें जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को धोखा दिया, इमरान खान को धोखा दिया। तो अब ये डिसाइसिव मूवमेंट है, वहां भी डिसाइसिव मूवमेंट है, ताकतवर हलकों में भी, पाकिस्तान के ऐवान में भी डिसाइसिव मूवमेंट है। और इंटरेस्टिंग बात ये हुई व्यूअर्स कि एक और भी इजलास हुआ है, लोग चले गए, रूलिंग दे दी गई, सब कुछ खत्म हो गया, नए इलेक्शन ऐलान हो गए, असम्बली तहलील होगी, आरिफ अलवी साहब ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तौसीक कर दी, सब कुछ हो गया। अयाज सादिक साहब जाकर कुर्सी पर बैठ गए, उन्हें शायद बहुत जल्दी थी कि वो जो स्पीकर कौमी असम्बली बने, और यही उनकी गेम थी कि आज स्पीकर कौमी असम्बली का जो नाम आएगा इसके बाद, जब तहरीक-ए-एतमाद असद कैसर के हवाले से भी जब बाकायदा मूव होगी, जो पेश की गई और उस पर वोटिंग होती है, तो फिर अयाज सादिक साहब हमारे आइंदा के स्पीकर कौमी असम्बली होंगे। उन्होंने अपनी स्पीकर कौमी असम्बली का जो ख्वाब था वो पूरा कर लिया और पैरेलल एक इजलास हुआ है जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन, आई डोंट नो, शायद उन्हें वज़ीर आज़म भी बना दिया गया हो, तकरीरें हुई, अब क्या हुआ है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बाद में लाइट्स बंद कर दी गई, उन्हें बाहर जाना पड़ा। धरने की कॉल जो है उन्होंने दी थी कि हम असम्बली के फ्लोर पे बैठेंगे, लेकिन ये मामला इतने आसान नहीं है। देखें इक़्तिदार कितना बुरा है। आपने 3.5 बरस, चौधरी सरवर साहब 3.5 बरस मुल्क के अंदर आप एक सूबे के गवर्नर रहे। ठीक है आपके इख्तलाफात थे, उसका इख्तलाफात को पार्टी के अंदर रहकर हल करना चाहिए। बुज़दार साहब मुझे भी कबूल नहीं थे, बहुत सारे लोगों को कबूल नहीं थे, लेकिन इसका मामला ये नहीं है कि आप इस पार्टी में इसलिए शामिल हुए कि आप किसी इख्तदार के थे। 3.5 साल पहले आप अलहदा हो जाते अगर आपको ज़मीर की आवाज़ आपको आ रही थी और आप चाहते थे, लेकिन व्यूअर्स ऐसा नहीं हुआ। उमर चीमा साहब आ गए, नज़रियाती लोग हैं, और बाकायदा अब वो गवर्नर पंजाब, और फिर हमें सिचुएशन देखनी होगी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होती है। व्यूअर्स ये अब तक की सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। सिचुएशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, आगे तब्दील हो रही है। अगली वीडियो के अंदर जो मैं 1 आधे घंटे में वो भी लगा दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में क्या हुआ और इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। इन्होंने भी अपना होमवर्क पूरा किया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें मालूम ना हो कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कोई एक्शन लेगी, लेकिन मैं आज भी अपनी पाकिस्तान की अदालतों से खुश नहीं हूँ, और कभी भी नहीं हूँगा, इसलिए कि काश ये मेरे लिए भी अदालतें इतवार को लगें, या आपके लिए भी लगें, ये पाकिस्तान की आम जो हमारी अवाम है इसके लिए भी लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अदालतें हमेशा इन्होंने लगना है, और सिर्फ पाकिस्तान की जो इक़्तिदार के ऐवान है इनके लिए ही लगना है। ये बुनियादी वजह है कि हमारे मुआशरे में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी अदालतें अपना काम पूरा नहीं करती। वीर जी आज के शो था, आपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो के साथ अगले 1-2 घंटे में आपके सामने पेश होऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो आईनी माहिरीन क्या कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या रिमार्क्स आए, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।